नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्यापन करूँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के नियुक्ति, राष्ट्रपति के पद और हुद्दे और भारतीय संविधान में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसके तहत हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया। हमने इसके बारे में पहले अध्ययन कर लिया। वर्तमान में सिर्फ हमें राष्ट्रपति के सिर्फ संकटकालीन शक्तियों का अध्ययन करना है, पर उससे पहले एक बार हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की भी बात कर लेते हैं। जब देश का शासन सामान्य स्थिति में चल रहा है, सामान्य काल है और शांति काल है। सामान्य काल या शांति काल एक ही बात है, सामान्य काल या शांति काल। इस स्थिति में जब शासन का संचालन है, उस स्थिति में भारत के कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रमुख को कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसमें 5 प्रकार की कार्यपालिका शक्ति है। नंबर 1 आता है हमारे में कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति, या प्रशासनिक शक्ति, जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विभिन्न प्रकार के कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करते हैं। दूसरी है विधायी अर्थात कानून बनाने की शक्ति। तीसरी है वित्तीय अर्थात बजट बनाने की शक्ति। चौथी है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ 2 प्रकार की शक्ति में होती है। किसी भी अपराधी को भारत का राष्ट्रपति सजा कम कर सकता है या सजा माफ कर सकता है। वो 2 सिचुएशन है, एक तो वो संघ के कार्य संघ राज्य क्षेत्र में आने वाला कानून हो, दूसरा सैनिक न्यायालय द्वारा किया, और 5वां है राज्यों की सामान्य शक्तियाँ। इस प्रकार ये 5 शक्तियाँ हमारी क्या है, सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। जो सामान्य सरकार चल रही है तब ये 5 शक्तियाँ रहती है। दूसरी जो शक्तियाँ हैं उनको हम संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। संकटकालीन या फिर आपातकालीन। संकटकालीन या फिर आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, संकटकालीन या फिर आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। संकटकालीन शक्तियां कौन सी है? जब देश में संकट की स्थिति हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, चाहे वित्तीय संकट हो, चाहे राज्यों का संकट हो, चाहे देश में आंतरिक अशांति हो, चाहे बाह्य आक्रमण या चाहे आतंकवाद की स्थिति हो, संकट की स्थिति से सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति की ये संकटकालीन शक्तियां, या दूसरे शब्दों में संविधान में संकटकालीन प्रावधान अभी हाल ही के वर्षों में बहुत ज़्यादा संशोधन या अमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, या इनमें व्यापक संशोधन हुए। 1975 में लागू आपातकाल में 42वें संविधान संशोधन द्वारा और ज़्यादा कठोर बनाया गया। लेकिन आपातकाल में जब सन 77 तक जो आपातकाल लगा, 75 तक जो आपातकाल, 75 से जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल में सन 75 वाले आपातकाल में जो शक्तियाँ थी, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मजबूत की गई थी, उन शक्तियों का दुरुपयोग, उन आपातकालीन शक्तियों के नाम पर शासक वर्ग ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों के लोगों को जेल में बंद कर दिया था, जिसके तहत मिसा का कानून बनाया गया था। उस मिसा के कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या आंतरिक विध्वंसक कानून 1975 द्वारा अधिकतर लोगों को जेल में बंद डाल दिया गया। इन जो प्रावधान थे, ये ऐसे प्रावधान किए गए जिन प्रावधानों के परिणाम स्वरूप 1977 में जाकर शासन वर्ग के खिलाफ जनता का आक्रोश हुआ। आक्रोश के परिणाम स्वरूप व्यापक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में दूसरी पार्टी सत्ता में आई। उन्होंने आते ही उस कानून के प्रावधानों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी
कि हम इस प्रकार के कानूनों को खत्म करेंगे, उसी कड़ी में उन्होंने उस कानूनों जो दुरुपयोग किए गए थे 1975 1976 उन कानूनों को परिवर्तन करते हुए 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा 44 लीजिए जो हमारे संकटकालीन प्रावधान है, ये 44वें संविधान संशोधन 1949 द्वारा परिवर्तित करने के बाद लागू किए गए। इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो इस संविधान की, जो इस संकटकालीन परिस्थितियों की वर्तमान में स्थिति है। इसमें पहली जो स्थिति आती है, पहला जो प्रावधान है, पहला जो संकट काल है, कब घोषित किया जा सकता है। पहला संकट काल युद्ध, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा 1979 के अनुसार 44वें संविधान संशोधन 1979 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इससे पहले 1979 से पहले 352 में जो आपातकाल था वो युद्ध, बाहरी आक्रमणकारी या आंतरिक अशांति के नाम से आपातकाल था, वो अनुच्छेद 352 में था। उसमें आंतरिक अशांति एक शब्द था। तो इस स्थिति में आज तक भारत देश में 3 बार आपातकाल लागू किया गया। बाहरी आक्रमणकारी के समय में 1962 और 1971 2 बार बाहरी आक्रमणकारी के रूप में आपातकाल लागू किया गया। और ये जो आपातकाल है, ये आपातकाल 1975 तक रहा। ये आपातकाल 1975 तक रहा। तीसरी बात जो 1979 के संशोधन से पहले थी, आंतरिक अशांति के नाम पर जो आपातकाल लागू किया गया वो 1975 में लागू किया गया, जो इस कानून के लागू होने तक 1979 तक रहा। यानी इस जो अनुच्छेद 352 के तहत आज तक जो आपातकाल लागू किया गया है वो 3 बार देश में लागू किया जा चुका है। अब इसमें हम बात करते हैं भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, जैसे मैंने बताया था ना, सशस्त्र विद्रोह वाली स्थिति 1979 से पहले आंतरिक अशांति थी। आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग में शासन और व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका से राष्ट्रपति का संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। और यह घोषणा तब तक लागू रखता है, यह घोषणा तब तक लागू रहता है या यह घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक संसद इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करती। और इस घोषणा के लागू होने की 2 माह की अवधि में संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर संसद की स्वीकृति 2 माह में नहीं दी जाती है तो स्वतः ही इस प्रकार की घोषणा खत्म हो जाती है। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा
इसमें जो इस संबंध में जो व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा कौन कौन सी व्यवस्था की गई। इसमें प्रथम व्यवस्था तो यह है, इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका से घोषित होने पर किया जा सकता है। आंतरिक अशांति के नाम से आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। जैसे भारतीय संविधान की मूल में यह व्यवस्था थी, आंतरिक अशांति जो मैंने बात बताई। प्रथम प्रावधान, प्रथम तो यही है, प्रथम बात कौन सी बात है, ये देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। दूसरा है, इस आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से प्रावधान, पहला देखिए, दूसरा क्या है, मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श दे, लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श दे। पहला तो इस घोषणा में क्या है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है, आंतरिक अशांति के नाम पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, मंत्रिमंडल इस बात का राष्ट्रपति को लिखित में परामर्श दे कि ऐसी स्थिति है, कौन सी स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, बाहरी आक्रमण की स्थिति है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है। तीसरा, जब यह आपातकाल लागू हो जाता है, यानी मंत्रिमंडल में लिख के घोषणा कर दी, मंत्रिमंडल ने लिख के राष्ट्रपति को दे दिया, तो आपातकाल लागू किया जा सकता है। परंतु इस घोषणा के एक माह में विशेष बहुमत का मतलब 2/3। साधारण बहुमत का क्या होता है, 50% प्लस 1। विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदन इस बात का प्रस्ताव पारित करें कि प्रथम और दूसरी दोनों स्थितियां हैं, यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की है और मंत्रिमंडल ने लिखित रूप में दे दिया है और इसको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तब वो राष्ट्रपति 1 माह के बाद आपातकाल लागू रख सकता है, अन्यथा नहीं रख सकता। चौथा इसमें जो किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा चौथा प्रावधान क्या किया गया, लोकसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल का विचार हेतु लोकसभा की बैठक में लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा इस प्रकार की मांग अनिवार्य बुलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चौथी सबसे बड़ी बात इसमें है, 1979 से पहले ऐसा नहीं था, 44वें संविधान संशोधन से पहले इसकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 की घोषणा का संकट पूरे देश के एक भाग में या कुछ भागों में लागू किया जा सकता है। एक तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, एक देश के किसी एक भाग में लागू किया जा सकता है या फिर कुछ भागों में, यानी
जो 79 से पहले की स्थिति थी वो 352 के तहत जो हमारा आपातकाल था वो आपातकाल पूरे देश में सामूहिक रूप से लागू होता था। तो इसमें 4 प्रकार के प्रावधान किए गए। एक तो आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, मंत्रिमंडल लिखित में प्रावधान करेगा। तीसरा, 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इस बात का प्रस्ताव बनेगा। और चौथा, साधारण बहुमत से इसकी घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस घोषणा के लागू रहने से भारतीय नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? मुख्य पॉइंट ये है कि हमने कह दिया आपातकाल लागू हो गया, हम पे क्या प्रभाव, ये मुख्य बात ध्यान देने वाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था है। मूल अधिकारों की व्यवस्था है। मूल अधिकारों की व्यवस्था है जो अलग अलग मूल अधिकार है। इसमें जो हमारा अनुच्छेद 19 है, जो हमारा अनुच्छेद 19 है, जो हमारा अनुच्छेद 19 है, इस घोषणा से 12 से 35 में बाकी किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ अनुच्छेद 19 द्वारा जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है वो 6 स्वतंत्रताएं खत्म हो जाती है। हम उन 6 स्वतंत्रताओं के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। फिर लेकिन ये तो था हमारा मूल संविधान का। अब क्या है, मूल संविधान में 19वें अनुच्छेद द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुविधांता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के शरण में नहीं ले जा सकेंगे। राष्ट्रपति इस संकट काल के समय संसद के राज्य सूची के समस्त व्यक्तियों को कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है। राष्ट्रपति केंद्र या राज्यों के बीच आय के वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। राज्य और सरकारों के लिए रहता है कि समस्त कानून सेंट्रल सरकार ले सकती है और आय का वितरण भी रह सकता है। नेक्स्ट, अब तक इसका प्रयोग, तीन चीजें हमें देखने वाली है कि आपातकाल क्या है, नागरिकों पर क्या प्रभाव है और अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया। जैसा मैंने शुरू में बताया, भारत में इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा 3 बार लागू की जा चुका है। 3 बार लागू की जा चुकी है। प्रथम जो घोषणा लागू की गई थी, 3 घोषणा इस प्रकार लागू की गई थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय आपातकाल की घोषणा की गई और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आकर आपातकाल की घोषणा की गई। पर ये जो घोषणा थी 1962 वाली और 1971 वाली, ये जो घोषणा थी ये 10 जनवरी 1975 को समाप्त हो गई। 10 जनवरी 1975 को ये घोषणाएं समाप्त हो गई। तो इसके बाद कौन सी घोषणाएं समाप्त होगी? 62 और 71 वाली। तीसरी जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में लागू की गई थी। जो 1962 वाली जो घोषणा थी वो 10 जनवरी 1975 को खत्म हो गई और जो 2 घोषणाएं थी 1971 और 1975 वाली, वो घोषणाएं 1977 को समाप्त की गई। इस प्रकार
उसके बाद यानी 1977 के बाद आज तक इस प्रकार की संकटकालीन घोषणा का प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमें तीन चीजों का इसमें विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए कि इन घोषणाओं का इस प्रकार के आपातकाल का भारतीय नागरिकों को क्या प्रभाव पड़ता है, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये घोषणाएं क्या है और व्यवहार में आज तक कितनी बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। इस घोषणा कब लागू की जा सकती है, एक तो उसमें आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया, दूसरा संसद के मंत्रिमंडल के लोग लिखित में परामर्श दे, तीसरा 2/3 बहुमत से पारित हो और चौथा साधारण बहुमत से इन घोषणाओं को हटाया जा सकता है। ये इसकी थी संवैधानिक घोषणा की बात। अब हमने ये कहा था इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। प्रभाव इस घोषणा द्वारा, इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को दे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं थी वो समाप्त हो जाती थी। ये हो जाती थी 1979 से पहले। अब इनमें कुछ स्वतंत्रताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसको हम न्यायालय में ले सकते हैं। दो चीजें, अनुच्छेद क्या है, इनका प्रभाव क्या है, और तीसरा है प्रयोग। आज तक भारतीय संसद ने इस प्रकार की घोषणा के लिए, इस प्रकार की घोषणा के लिए अनुच्छेद 352 वाली घोषणा के लिए 3 बार प्रयोग किया है। 3 बार प्रयोग किया है। 1961 में भारत चाइना युद्ध के समय, 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम। जो 1962 वाले युद्ध की आपातकाल लागू किया गया था वो 10 जनवरी 1975 को समाप्त हो गया, और जो 1971 और 1975 वाला आपातकाल लागू किया गया था वो 1977 में खत्म हुआ। ये 3 बार स्थिति रही। कब स्थिति हुई ये बता दिया। अब है उसके बाद कभी भी देश में इस प्रकार के संकट काल की व्यवस्था नहीं की। दूसरा टॉपिक जो हमें नेक्स्ट डे करना है, दूसरा टॉपिक ये है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकाली शक्तियां, और इनका वर्णन कौन से किसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356। इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।